वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की, और संविधान की क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों को हम पढ़ रहे हैं। और मुझे याद है कि मैंने पिछली क्लास में आपको मूल अधिकारों की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ साझा करी थी। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको घटा करके कर दिया गया 6। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं जिनकी बात हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पक्ष में थी। नेहरू रिपोर्ट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आई है 1928 में, और पेपर में ये भी पूछता है कि नेहरू रिपोर्ट को पेश किसने किया। तो आपको ध्यान रखना है, नेहरू रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने पेश नहीं किया था, बल्कि इसको पेश किया था उनके पिता मोतीलाल ने, है ना। तो मोतीलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया था। आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बता सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने ये जो नेहरू रिपोर्ट रखी थी ये अंग्रेज़ों की किस रिपोर्ट के विरोध में रखी थी, या कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट किसके विरोध में तैयार करी थी। यानी पहले एक अंग्रेज़ों की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है कांग्रेस ने फिर मोतीलाल नेहरू को अपॉइंट किया कि आप भी एक रिपोर्ट तैयार करो, एक दस्तावेज तैयार करो, जिसको हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो जरा कमेंट करके बताइए कि इसके विरोध में आई थी। देखते हैं आप लोगों की मॉडर्न इंडिया कितनी अच्छी है। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। देखो, हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको अधिकार मिलते हैं, अधिकार मतलब पावर, ठीक है, अधिकार का मतलब क्या है, पावर। तो जब भी कभी आपको पावर मिलती है तो पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलती है, यानी उसके साथ कर्तव्य भी आते हैं। कोई पावर अल्टीमेट नहीं होती। जब आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को जेल में डाल दिया, कुछ भी लिख दिया रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है। सबका एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो स्पाइडरमैन मूवी का एक कोट है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो बिल्कुल सच है। और ये कथन जो है अर्नेस्ट बार्कर का है कि अधिकार जो है बिना कर्तव्य उसी प्रकार से हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के, यानी मनुष्य और परछाई कभी अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार से कर्तव्य और अधिकार भी अलग नहीं हो सकते। जब अधिकार मिलेंगे तो फिर कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया था, क्योंकि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद नंबर आएगा सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, मूल अधिकारों की बात आती है, तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा तरीका है जो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट ले जाता है। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा है संविधान का हृदय और आत्मा। याद रखना, अगर स्पेशल कोट करके ये स्टेटमेंट आता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो आप आंसर करोगे आर्टिकल 32। लेकिन अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ ले संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का नाम ना ले करके नॉर्मल सा पूछ ले, तो फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के पूछेगा कि अंबेडकर ने किसको कहा, तो फिर आप आंसर करोगे आर्टिकल 32। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश अथवा आदेश या रिट जारी करने की शक्ति मौजूद है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है। असीमित मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो आ रहा है आप वो कर रहे हो।
लेकिन वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब क्या है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है। राज्य उन पर प्रतिबंध भी लगा सकता है युक्ति युक्त का मतलब है कि सुइटेबल, यानी विशेष परिस्थितियों में उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोविड आया था, 2019 में कोविड आया था, आप सब लोगों को पता होगा। अब कोविड में जैसे सरकार ने क्या किया कि कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई ये कहे व्यक्ति कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है कहीं भी आने जाने का, तो मैं तो आऊँगा जाऊँगा, और कोविड चल रहा था, है ना, महामारी का समय था, महामारी अधिनियम लागू हो गया था। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, उस महामारी को रोकने के लिए आपके उस फंडामेंटल राइट को रोक दिया। तो राज्य अगर चाहेगा, सरकार चाहेगी, तो जनता के हित के लिए उनके मूल अधिकारों को समय समय पर प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन इसके पीछे देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मोटिव है वो जनता का हित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता की आवाज़ को दबाने के लिए ही फंडामेंटल राइट खत्म कर दी और आप ये कह रहे हो कि हम तो जनता के भले के लिए कर रहे हैं। तो जनता का भला दिखना भी चाहिए। और अगर मान लो कोई ऐसा सरकार कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया इसका फैसला कोर्ट करेगा। मान लो सरकार अगर किसी मूल अधिकार को प्रतिबंधित भी करती है तो इसका अल्टीमेट फैसला कोर्ट के पास है कि वो चेक करेगा कि जो प्रतिबंध लगाया गया है ये सही है या नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो सरकार यहाँ पर जो है सर्वे सर्वा नहीं है कि वह जब चाहे तब फंडामेंटल राइट को कम या ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा करेगी तो फिर कोर्ट उस पर जो है आगे अग्रिम कार्यवाही करेगा। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कोर्ट से इनमें न्याय मिलने की संभावना बनी रहती है। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जाइए। मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये भी पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। हालांकि हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन यहाँ पर अगर एक चुनना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट चुनेंगे। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है, केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहाँ अपील को लेकर जाया जाए। यानी अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट से आपकी जो है मान लीजिए आपके खिलाफ फैसला है तब आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, जैसा नॉर्मल केसेस में होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स के मामले में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, उसको अधिकार है, लेकिन अपने मनमाने तरीके से नहीं। इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। यानी अगर व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट को कम करना है, ये समझ लीजिए बिल्कुल, या उसमें कोई बदलाव करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन होगा। ठीक है। कोई साधारण विधेयक लाकर के उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। तो संविधान संशोधन सरकार को करना होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर बदलाव करना भी है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई साधारण विधेयक से आपने जो है उसको पास करवा लिया और जो है फंडामेंटल राइट को कम कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर यह भी जरूरी है कि जब भी आप संविधान में संशोधन करेंगे, ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर संशोधन करना भी है, मान लीजिए कोई संशोधन संसद ने किया, तो वो संशोधन भी इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो संविधान का मूल ढांचा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। मूल ढांचा की अवधारणा क्या है कि संविधान को जिस मूल्यों के साथ बनाया गया है वे मूल्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपने संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर दिया जो उसकी मूल भावना के ही खिलाफ हो गया, है ना। अब मूल भावना संविधान की क्या है? संविधान की मूल भावना है कि हम लोगों को अधिकार देंगे, हर तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार देंगे, समानता का अधिकार देंगे, और आप इनको ही ख़त्म कर डालो तो फिर तो आपने संविधान को पूरे बदल दिया ना।
तो संशोधन आप करेंगे, लेकिन किस सीमा तक? जिस सीमा तक उसका मूल ढांचा बरकरार रहे। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि जो भी कानून बनाएगी सरकार उसकी समीक्षा कर सकता है और मूल अधिकार के लिहाज से वो कानून सही है या नहीं इसकी जांच कर सकता है। अब मान लो आप ये पावर ही सुप्रीम कोर्ट से छीन लो तो ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो गया, क्योंकि जैसे ही आप ये पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन लोगे वैसे ही क्या होगा, सरकार मनमानी कर सकती है। फिर जैसा कानून चाहे वैसा बनाए, क्योंकि जो संस्था चेक करने वाली थी उसी को आपने ख़त्म कर दिया, तो फिर तो मनमानी हो जाएगी, एक तरीके से तानाशाही हो जाएगी। तो इस तरीके के बदलाव संसद भी नहीं कर सकती जो उसके मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो मूल ढांचा आपको समझना चाहिए कि आखिरकार क्या है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाया है। अब एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 16(2) ये क्या है? ये है लोक नियुक्ति के मामले में किसी व्यक्ति के साथ जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। लोक नियुक्ति का मतलब है सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के मामले में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव आप नहीं करेंगे उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर। लेकिन सरकार क्या करती है, कुछ वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जो समाज में पीछे रह गए हैं उनके लिए प्रदान करती है आरक्षण। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक और तो आर्टिकल 16(2) कह रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दूसरा आप जो है कुछ जातियों को आरक्षण दे रहे हैं कुछ को नहीं दे रहे हैं। ठीक है। या महिलाओं के लिए आरक्षण है, बहुत सारे पुरुषों को उस क्षेत्र में आरक्षण नहीं है ना। तो फिर ऐसे में ये इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये समाज के सभी वर्गों को आगे लाने की व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अनुच्छेद 29(2) क्या कहता है? किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 29(2) कह रहा है कि आपका लिंग, धर्म, जाति जो भी है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सरकार से सहायता प्राप्त कोई भी विद्यालय है तो वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 30(1) क्या कहता है? सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक की संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। ठीक है, माइनॉरिटी की डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई परिभाषा नहीं है कि आखिरकार अल्पसंख्यक है कौन। लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि ऐसे सभी समुदाय जिनकी अपनी एक विशेष भाषा हो, ठीक है, और विशेष संस्कृति हो। अगर आपकी विशेष भाषा है, विशेष संस्कृति है और आप संख्या में कम है तो फिर आपको माना जाएगा अल्पसंख्यक। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है इसको अलग अलग मतलब लेते हैं। नॉर्मली जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। अल्पसंख्यक का लोग सीधा सा मतलब ले लेते हैं मुस्लिम समुदाय, लेकिन केवल मुस्लिम समुदाय ही अल्पसंख्यक नहीं है। जैसे आप देखो अगर तो जैनी हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। ठीक है। तो इन सभी लोगों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान एवं प्रशासन का अधिकार दे दिया गया है। तो ये लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं और ऐसा नियम बना सकते हैं कि हम अपने शिक्षण संस्थान में 75% सीटें अपने ही लोगों के लिए आरक्षित रखेंगे। जैसे अब इसका बेस्ट एग्जांपल AMU आपको देता। AMU सबको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में मौजूद है। अब इसकी 75% सीटें केवल मुस्लिम्स के लिए आरक्षित हैं और यहाँ पर SC, ST और OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी कोई SC का व्यक्ति यहाँ रिजर्वेशन के माध्यम से एडमिशन लेना चाहे तो नहीं ले सकता, ST का भी नहीं ले सकता, OBC का भी नहीं ले सकता। ठीक है। 25% जो सीटें बची हैं ना 75 के बाद, उसी में ही सब काउंट होंगे। यहाँ पर SC, ST का रिजर्वेशन या OBC का रिजर्वेशन वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है जिसका प्रशासन करने का उसको अधिकार है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया जो है यहाँ पे तो आर्टिकल नंबर 29 का या 16 का जो है उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसको अधिकार है ये करने का। आप उससे दर्जा छीन लीजिए तो वहाँ SC, ST, OBC रिजर्वेशन लागू होगा। आई बात समझ? 31(1) देखिए, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इसकी जरा बात कर लेते हैं। देखो ऊपर हमने देखा था ये वाला,
संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले एक संवैधानिक मूल अधिकार था, एक फंडामेंटल राइट था। अब इससे समस्या क्या आने लगी? इससे समस्या ये आने लगी कि जब संपत्ति का मूल अधिकार है, ठीक है, अब संपत्ति का मूल अधिकार मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है, उसका एक खेत है मान लो। अब भारत सरकार को सड़क बनानी है, रेल बनानी है, मान लीजिए जो है हम यहाँ से एक हाईवे निकालना चाहते हैं। अब हाईवे इस व्यक्ति के खेत से होकर के जा रहा है, ऑब्वियस बात है किसी न किसी की ज़मीन से ही जाएगा, हर जगह सरकारी ज़मीन थोड़ी होगी। अब ये जो हाईवे इसकी ज़मीन से होकर के जा रहा है, अब ये व्यक्ति जो है अपना खेत देने को तैयार नहीं है। ये कह रहा है साहब मेरे खेत से होकर के हाईवे नहीं जाएगा, मैं नहीं दे रहा, मेरी तो पुरखों की संपत्ति है, मेरी तो इससे भावनाएं जुड़ी हैं, मैं अपना खेत नहीं दूंगा, हाईवे चाहे बने या ना बने मुझे मतलब नहीं। अब जैसे ही सरकार इस पर हाईवे बनाना शुरू करेगी, ये व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? ये व्यक्ति चला जाएगा कोर्ट, और कोर्ट जा कर के ले आएगा स्टे। जैसे स्टे आ जाएगा वैसे ही इस हाईवे का काम यहाँ हो जाएगा बंद, क्योंकि जब तक इस ज़मीन से जुड़ा हुआ फैसला नहीं आ जाता तब तक ये हाईवे का काम आगे नहीं बढ़ेगा। सॉरी। अब यहाँ दो स्थितियाँ हो सकती हैं। पहली कि कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में फैसला दे दे कि नहीं साहब जनता के हित की बात है, हाईवे बनेगा तो बनेगा। लेकिन अगर कोर्ट ने सरकार के विपक्ष में फैसला दे दिया कि नहीं भाई, व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, उसकी इच्छा है, खेत देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, तो ये फिर हाईवे साहब यहाँ से होकर के नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा, मान लीजिए तो ये खेत है, यहाँ से हाईवे जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं यहाँ से नहीं जाने देंगे, तो ठीक है इसे मोड़ो। फिर जब आप मोड़ोगे तो यहाँ पर भी तो किसी और का खेत होगा, वो कहेगा जब मेरे पड़ोसी ने ही नहीं जाने दिया तो मैं भी नहीं जाने दूंगा, चलो कोर्ट। इस तरीके से घूमता रहेगा और लौट करके वहीं आ जाएगा, और ये कभी भी बन नहीं पाएगा। कोर्ट के केस यहाँ पर आते रहेंगे। तो ये स्थिति जब आने लगी कि देश के विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी, लोग देश के विकास में बाधा उत्पन्न करने लगे, तब सरकार ने तय किया कि नहीं यार इसे ये सब अधिकार छीनो इनसे, और इसीलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया। तो फिर अब क्या है? अब ये कानूनी अधिकार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपकी ज़मीन जो है अगर कोई छीनेगा, ठीक है, तो वो सरकार है। और सही शब्द देखिए, छीनना तो गलत शब्द है यहाँ पर। वो भी क्या है, वो भी अगर आपकी ज़मीन लेती है तो फिर उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उनके माध्यम से वो ज़मीन आपकी ली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हाईवे बनना होता है, ठीक है, अब हाईवे बनना है साहब, और आपका खेत बीच में आ गया, तो सरकार क्या करेगी? आपका खेत आपसे खरीद लेगी, है ना, ज़बरदस्ती खरीद लेगी। मतलब क्या कि इस ज़मीन की जो कीमत है वो आपको अदा कर दी जाएगी और हाईवे यहाँ बना दिया जाएगा। इस तरीके से सरकार अब करती है। क्यों? क्योंकि आपके खेत से ज़्यादा ज़रूरी ये देश के विकास के लिए हाईवे है। अब हाईवे बनेगा, वाहनों की गति तेज होगी, व्यापार तेज होगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, और आप भी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये देश के विकास के लिए अधिक ज़रूरी चीज़ है आपके खेत के मुकाबले। तो इसीलिए आपका खेत आपसे ले लिया जाएगा, उसकी कीमत आपको अदा कर दी जाएगी, और रोड आपका या हाईवे जो है, जो एक्सप्रेस वे हैं, ये आपके बनते रहेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से जो है हो गया है। अब सरकार तो आपसे ले सकती है, लेकिन मान लो आपका पड़ोसी, आपके चाचा ताऊ कहें कि लाओ मुझे भी अपनी ज़मीन दे दो, है ना, मुझे भी देश का विकास करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर वो आपकी ज़मीन पर अनावश्यक कब्जा करते हैं तो फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं और आपकी ज़मीन आपको वापस कर दी जाएगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। यानी कानून के द्वारा आपकी ज़मीन को लिया जा सकता है, बाकी अन्य किसी तरीके से ज़मीन नहीं ली जा सकती। इसीलिए यही कारण था कि हमने इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि देश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था। आई बात समझ में? तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति के अधिकार से विधिक के प्राधिकार बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यानी प्रॉपर कानून बनाना होगा, तब जा कर के ही उसकी ज़मीन आप ले सकते हो, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये हुई आज की छोटी सी क्लास। इसमें देखिए थोड़ा सा और रह गया है, जिसको जो है मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा, फिर ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको नई नई चीज़ें यहाँ मिल रही होंगी, जानने को मिल रही होंगी। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप देखो तैयारी कर रहे हो आर की, है ना, अभी वैकेंसी आने वाली है आर की या PCS की PCS में भी बहुत सारे PCS, उत्तराखंड PCS, यूपी PCS, बिहार PCS, छत्तीसगढ़ PCS, MP PCS, तो इनकी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपकमिंग BEO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
या फिर UPSSC के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, लेखपाल आता है, वीडियो आता है, बहुत सारे पेपर आते हैं। तो इनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे पेड बैचेस जो है चालू हो चुके हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स दे दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी जाएंगी, ठीक है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको मिल जाएगा, और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें पेपर में अभी चल रही हैं, जिस तरीके से आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर तैयारी करवा दी जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हम इसीलिए फेमस है भाई, है ना। तो अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे किसी भी पेड प्रोग्राम को जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हो लेखपाल की, क्योंकि लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, आप जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, तो उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज ही जुड़िए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, क्योंकि हमारे पास है सबसे बेस्ट टीम और बहुत सारा अनुभव जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्या गड़बड़ है, मादर चौथ।